नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन तेजी से अपने पांव फैला रहा है और मौतों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप कोविड-19 के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि सभी दुकानदार एवं ठेले वाले मास्क अवश्य पहनें तथा सैनिटाइजर का प्रयोग बराबर करते रहें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घंटे पर अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोएं। उन्होंने कहा कि दुकान पर आने वाले ग्राहकों को दूर से ही सामान दें तथा दुकानों पर भीड़ न लगने दें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी रिक्शे वाले एवं ऑटो चालक सीटों पर निर्धारित संख्या में ही यात्रियों को बैठाएं तथा अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर अपनी जांच सरकारी अस्पतालों में कराएं। उन्होंने भी कहा कि दवाई एवं जांच मुफ्त में उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने सभी जनपदवासियों से अपील किया है कि जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें तथा मास्क अवश्य लगाएं, बाहर की खुली चीज़ों को खाने से बचें। उन्होंने भी कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें तथा 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने भी कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखें तथा दूसरों को भी संक्रमण से बचने के लिए सतर्क एवं जागरूक करते रहें। उन्होंने कहा कि सभी लोग सजग एवं सतर्क रहकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी प्रकार की समस्या होने पर जीजीआईसी आजमगढ़ में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1800889673 पर संपर्क कर सकते हैं तथा गैर प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना भी दे सकता है। इसके साथ ही लैंडलाइन नंबर 05462 356039 356040 356041 356044 पर भी संपर्क कर सकता है। आजमगढ़ जनपद में एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद आर्यमगढ़ का मानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद आर्यमगढ़ द्वारा आजमगढ़ नगर के 10 से ज्यादा स्थानों को चिन्हित कर वहां निराश्रित पशुओं को तपती गर्मी में पानी पीने के लिए जलपात्र लगाने का संकल्प लिया गया है ताकि इस उमस भरी गर्मी में बेजुबानों को पानी मिल सके। इसी सोच के साथ इस अभियान का शुभारंभ नगर के आसिफगंज मोहल्ले पर जलपात्र लगाकर किया गया। इस अवसर पर नगर कार्याध्यक्ष अरविंद मोदनवाल, नगर उपाध्यक्ष चंदन सिंह, जिला सह मंत्री संतोष गुप्ता, नगर संयोजक हिमांशु राज, नगर सह मंत्री अधिवक्ता मनोज सिंह, नगर सह मंत्री सूरज निषाद, नगर धर्म प्रसार प्रमुख गौतम बरनवाल, अंकु गुप्ता, अंबुज कुमार, विहिप के जिला मंत्री गौरव रघुवंशी इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चुनाव बीतते ही चुनावी रंजिश शुरू हो गई है, जिसको लेकर के जनपद भर में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, जबकि पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पुलिस की संख्या सीमित है और उसमें महामारी को रोकने के लिए भी जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में समय लग जा रहा है, जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस क्रम में आजमगढ़ जिले के सिवदारी थाना क्षेत्र के खैमूपुर में पड़ोसी द्वारा एक परिवार पर अचानक हमला बोल देने का आरोप लगा है। हमले में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार सिवदारी थाना क्षेत्र के खैमूपुर निवासी भामा ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। उसने आरोप लगाया कि वोट न देने के चलते हमारे ऊपर गाँव के कुछ लोगों द्वारा हमला बोल दिया गया है, जिससे हमें काफ़ी चोटें आई हैं। न्याय पाने के लिए अब पीड़ित एसपी दरबार पहुंचा है और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आपका प्रकाश, आपका क्या नाम है? हमारा प्रकाश कहाँ के रहने वाले? जमाऊपुर। क्या मामला हुआ आपकी लड़की ये का? बच्ची वोट देने के लिए गई थी, वो वोट नहीं दी, इसीलिए वो लोग मारे हैं। कौन लोग मारे हैं? अमता का बेटा भोजू, फिर और शीला और उनका एक लड़की सपना और साधना। थाने में गए थे? थाने में गए थे। अब FIR लिखे लोग, अब फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किए। कितने दिन हुआ घर? वो 19 तारीख के बाद किया है। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए बस। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के ऊपर कानून का शिकंजा कसते जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आते ही मुख्तार के ऊपर कानून की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसका परिणाम भी लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार की पेशी आज 22 अप्रैल को आजमगढ़ के गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअली हुई। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए बांदा जेल के अधीक्षक को पत्र भेजा था। मुख्तार को सुरक्षित कोर्ट में पेश करने वापस ले जाने की जिम्मेदारी बांदा पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई थी, लेकिन कोविड-19 के चलते आजमगढ़ में मुख्तार की पेशी 12 के बाद वर्चुअली की गई है। कोर्ट नंबर 2 में न्यायाधीश ने
मुख्तार अंसारी की बात को सुना और अग्रिम 24 मई को डेट दिया है। इस पेशी में गैंग के सरगना मुख्तार समेत 6 कुख्यात साथी रिमांड पर पेश होने के लिए ऑनलाइन की गई। गाजीपुर जिले के थाना मोहम्मदाबाद अंतर्गत यूसुफपुर गांव निवासी मुख्तार अंसारी यूपी के बाद जेल में बंद है। उसके एवं गैंग के खिलाफ आजमगढ़ के तरवा थाने की पुलिस ने वर्ष 2014 में हत्या समेत कई धाराओं में वर्ष 2020 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। उसी मामले में वर्ष 2020 में 12 अक्टूबर को वारंट भी जारी हुआ था। उस समय मुख्तार पंजाब प्रांत के मोहाली जेल में निरुद्ध था। ऐसे में वह अलग अलग कारणों की कोर्ट में पेश नहीं हो सका था, लेकिन जब आजमगढ़ न्यायालय ने 22 अप्रैल को माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी करने का आदेश दिया है। इसी केस में मुख्तार गैंग ने 5 और सदस्य बुलंदशहर जेल से श्याम बाबू पासी, गाजीपुर जेल से राजन पासी, आजमगढ़ जेल से राजेंद्र पासी, उमेश सिंह व अभिषेक मिश्रा भी रिमांड पर पेश होने के आदेश दिए गए थे। मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने कहा कि मुख्तार ने अदालत को बताया कि वह पूरा मुकदमा फर्जी है और राजनीतिक कारण से यह मुकदमा लगाया गया है। क्या कुछ कहा दारोगा सिंह, मुख्तार के वकील ने, सुनवाते आपको। वर्चुअल पेशी की स्थिति यह थी कि प्रोसिक्यूशन तो उनको यहाँ लाना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए दरखास्त दिया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया और उनको जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी पेशी हुई और आज 167 पुलिस 167 का रिमांड बना, कस्टडी रिमांड आज बना है उनका। और विवेचक महोदय भी न्यायालय में उपस्थित थे। नहीं, इधर से आपत्ति हुई, रिमांड पे आजमगढ़ लाया जाएगा? नहीं, रिमांड पर नहीं लाया जाएगा, इसलिए क्योंकि आने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन डिफेंस के वकील हम लोग थे और हम लोगों ने कहा कि नहीं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको लाया नहीं जाए, बल्कि उनके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी ही हो, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकृत किया। और जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराने के लिए विवेचक महोदय को, जिला प्रशासन को, बादा जेल सुपरिटेंडेंट को, सब लोगों को उन्होंने आदेश दिया और आदेश ही नहीं दिया। इसी क्रम में उन्होंने पेशी भी कराया और 167 का रिमांड भी बना और अगली तिथि जो है 24/5 की नियत की गई। रिमांड के दौरान जो पूछताछ होती है वो किस माध्यम से होगी? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कुछ बिल्कुल मांग किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा, उन्होंने यह कहा कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाया गया है। इसका जो मूल मुकदमा था 302 जो IPC का कायम हुआ था, एक मजदूर की हत्या के, मैं मजदूर को क्यों मारूंगा। और यह कहा गया कि उस दिन मैं आगरा जेल से गाजीपुर न्यायालय में पेश हुआ था और वहां कॉन्स्पिरेसी करके उस मजदूर की हत्या कराया था, जबकि मैं आगरा जेल से गाजीपुर न्यायालय में आया ही नहीं था। यह झूठा मुकदमा है, लिहाजा इसको इसी स्तर पर खत्म किया जाए। जेल में हूं तो क्या उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया? हाँ, सरकार पर उन्होंने खुला आरोप लगाया कि अब बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। मैं सिटिंग MLA हूँ और 5 साल से लगातार सिटिंग MLA हूँ और हमेशा बीजेपी की लोगों को हराया हूँ, इसलिए बीजेपी के लोग जो हैं फोन से परिवार से बात 5 बार से जी 5 बार से लगातार और बीजेपी के लोगों से हराया हूँ। इतना ही नहीं, जेल मैनुअल मंगा करके साहब से उन्होंने कहा कि देख लीजिए, सारे कैदियों को यह व्यवस्था है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वह अपने परिवार के लोगों से मोबाइल से बात करेंगे, टेलीफोन से बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए वह भी पाबंदी है। मेरे लिए कहा जाता है कि नहीं, आपसे बात नहीं होगा। और जो मैं मोबाइल नंबर दिया हूँ, मेरे बड़े भाई सांसद हैं माननीय अफजाल अंसारी साहब, जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं और है भी, अभी भाजपा के मनोज सिन्हा साहब को 1.5 लाख वोटों से के भारी मतों से उन्होंने पराजित भी किया। तो उनका भी मोबाइल नंबर दिया गया और पुलिस वाले लोगों ने कहा कि उनका मोबाइल बंद है और उनसे बातचीत B क्लास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। न ही हमको डॉक्टर की परामर्श से जो हार्ड बेड और कूलर, मच्छरदानी या अपने खर्चे से भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, वह जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां चुनाव में नाइट ड्यूटी लगाने से खफा एक सिपाही अपने ही थाने के मुंशी के ऊपर राइफल तान दिया। इतना ही नहीं, सिपाही ने मुंशी को राइफल से पीट कर घायल भी कर दिया और गाली गलौज भी कर दिया। मामले में SP ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले की सदर कोतवाली थाने में तैनात सिपाही राजेश कुमार ने थाने के मुंशी उमेश कुमार पर नाइट ड्यूटी लगाने की बात को लेकर सिपाही ने राइफल तान दिया। इसके बाद राइफल से ही मारपीट कर मुंशी को घायल कर दिया। सिपाही और मुंशी के बीच में मारपीट के बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। इस बात की जानकारी SP प्रदीप गुप्ता को जैसी हुई, उन्होंने तत्काल आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया और उसी थाने में मुंशी उमेश की तहरीर पर IPC की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया गया है।
घटना के संबंध में एसपी ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कोतवाली में 2 सिपाहियों के द्वारा मारपीट का मामला है, क्या मामला है सर, किस तरह की कार्रवाई? थाना कोतवाली में राजेश कुमार नाम के आरक्षी द्वारा एक थाने के मुंशी को धमकाने, मारपीट करने, राइफल से प्रहार करने आदि का मामला प्रकाश में आया है। तत्काल आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है एवं उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है ताकि जनपद में अमन चैन बना रहे। हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन के जो चाक चौबंद लगे थे वो काफ़ी सराहनीय था और इसी का परिणाम था कि इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। कुछ अराजक तत्वों ने चुनाव में खलल डालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया और कईयों पर कार्रवाई की। साथ ही आपको बता दें, जनपद में विभिन्न थानों की पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए आज भी कई अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो आज हम TV20 न्यूज़ पर दोपहर तक पुलिसिया कार्रवाई में क्या क्या और किस किस थाने से कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उसकी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दोपहर तक की इस खबर में हम आपको ये बता रहे हैं कि थाना जहानागंज की पुलिस ने पुलिस पार्टी पर हमला कर रहे फरार अभियुक्तों में से 2 को गिरफ्तार किया है। तो ये थाना कोतवाली पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही निजामाबाद पुलिस ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि थाना जहानागंज, कोतवाली और निजामाबाद पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर इन्हें गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश दिए गए हैं। समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 रुपये तथा दूसरी बार अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उनके परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा है कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक तथा दिनांक 17 अप्रैल 2021 की रात्रि 8 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2021 की प्रातः 7 बजे तक 35 घंटे जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में कतिपय व्यवस्था के अनुसार आवागमन एवं स्वयं व्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने तथा प्रत्येक रविवार को जनपद आजमगढ़ के समस्त बाजार बंद रखने का आदेश निर्गत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से लागू प्रतिबंध में कतिपय प्रावधान संशोधित किए गए हैं। तदनुसार जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट ने प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त लागू किया गया रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू व अन्य प्राविधान निम्नवत लागू रहेंगे, जिसके अंतर्गत समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं यथा दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, CNG, पेट्रोल, डीजल आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आगमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। सफाई एवं स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंधन, रेलवे, रोडवेज आदि सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी संबंधी आगमन हित इन सब प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। इस दौरान समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ स्वर्गीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में जो केस दायर की गई है वो पूरी तरीके से गलत है एवं तथ्यहीन है। अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत पर बन रही फिल्म पर लोगों को जागरूकता मिलती है तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने भी कहा कि सुशांत के पिता के भी कई नाम सामने आए थे। इसी प्रकार शशांक फिल्म का नाम सुशांत सिंह से मिलता है, इसलिए याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि अभिनेता की मौत के मामले में मैं नहीं जानता क्योंकि यह मामला CBI के पास है और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर मैं नहीं कुछ कह सकता। उन्होंने भी कहा कि बॉलीवुड में अभिनेता व अभिनेत्रियों के साथ क्या क्या होता है इसको लेकर कई बहादुर डायरेक्टरों ने फिल्म बनाई और समाज को दिशा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हजारों आत्महत्या होती हैं और यदि किसी फिल्म से हमारे देश के युवा व कर्णधार किसी फिल्म को देखकर अपने जीवन को बचाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने भी कहा कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक को बधाई देते हुए बधाई के पात्र हैं और ऐसी फिल्म बननी चाहिए और जल्द से जल्द रिलीज भी होनी चाहिए। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको।
दोनों वीडियो फिल्म के निर्माता निर्देशक के ऊपर जो दिल्ली उच्च न्यायालय में सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा केस लगाया गया है, याचिका लगाई गई है, पूरी तरह से गलत है और तथ्यहीन है। वास्तव में सुशांत सिंह राजपूत के पिता को समझना चाहिए कि यदि किसी फिल्म से आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति पर रोक लगती है, समाज में जागृति आती है, हमारे युवाओं का जीवन बचता है, तो उसमें क्या बुराई है। अब नाम की बात करें तो जो याचिका लगाई गई दिल्ली उच्च न्यायालय में, उसमें नाम की खामियों की बात करें, कहीं तो कृष्ण किशोर लिखा है, कहीं कृष्ण कुमार लिखा है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता लिखा है, कहीं कृष्ण किशोर है, कहीं कृष्ण कुमार है। फिर शशांक फिल्म के नाम में कितना अंतर है। क्या शशांक फिल्म का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम से मिलता है, इसलिए याचिका डाली गई। इसलिए इसमें जो केस है, दूसरी चीज है, दिल्ली में जो दिल्ली उच्च न्यायालय में केस डाला गया, उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन भी नहीं बनता है किसी तरह से। कारण क्या, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, किस तरह से हुई, क्या मैं उस पर नहीं जाता, वो सीबीआई जांच कर रही। उसकी रिपोर्ट मुंबई में, महाराष्ट्र में दर्ज हुई। जब उनके पिता ने जो काफी राजनीतिक अप्रोच के बाद केस रजिस्टर्ड करवाया कुछ लोगों के खिलाफ मुंबई के, उस एफआईआर भी काफी अप्रोच के बाद ही पटना में राजीव नगर थाने में सीबीआई ने रजिस्टर्ड की, उसमें सीबीआई जांच कर रही। वो अलग विषय है, घटना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की बातें जब उनके पिता पटना में रहते थे, वहां हुआ, जुडिक्शन बना। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में रहते थे, वो एफआईआर उनके मौत से संबंधित मुंबई में दर्ज हुई। तो इस तरह से जो मुंबई, आप बात करें मुंबई बॉलीवुड में हीरो हीरोइंस के साथ व्यक्तिगत रूप में जीवन में क्या क्या होता है, कैसी कैसी घटनाएं होती उनके साथ, उनका जीवन क्या है, किस तरह से उनको किया जाता है, हरासमेंट उनका होता है, इस पर मुंबई बॉलीवुड में कई ऐसे बहादुर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने उस पर फिल्म बनाई और समाज में एक दिशा देने का काम किया कि समाज में ऐसा नहीं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो पर्दे पर दिखता है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी मौतें हैं और देश में भी 150 से 250 आत्महत्याएं होती हैं, पुरुष इनकी आत्महत्याएं होती, युवाओं की हमारे मरते हैं। तो यदि आत्महत्या को बचाने के लिए कोई फिल्म किसी तरह से काम कर रही है, सुधारात्मक कर रही है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर हमारे युवा, अगर हमारे होनहार लोग हमारे देश का भविष्य, देश का कर्णधार बचते हैं किसी फिल्म के द्वारा, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और मैं तो फिल्म निर्माता निर्देशक को, शशांक के फिल्म निर्माता निर्देशक को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया और ऐसी फिल्म बहुत जल्दी बननी चाहिए और बहुत जल्दी समाज में रिलीज होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इस फिल्म के रोक लगाने पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाई, जिसका कोई औचित्य नहीं है और वो औचित्य विहीन है। मशहूर इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान का बुधवार को 96 साल की आयु में निधन हो गया था। वो हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। दिल्ली से खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां मशहूर इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जनवरी 2000 में वहीदुद्दीन खान को भारत का तीसरा सर्वोच्च अवार्ड पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया था। फिर उन्हें जनवरी 2021 में भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, मौलाना वहीदुद्दीन खान के निधन से दुख हुआ है। धर्मशास्त्र और अध्यात्म के मामलों में गहरी जानकारी रखने के लिए उन्हें याद किया जाएगा। वो सामुदायिक सेवा और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर भी बेहद गंभीर थे। परिजनों और उनके असंख्य शुभचिंतकों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बधरिया गांव में 1 जनवरी साल 1925 को पैदा हुए वहीदुद्दीन खान को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा चुका है। उन्हें मदर टेरेसा की तरफ से नेशनल सिटीजन अवार्ड और साल 2009 में राजीव गांधी नेशनल सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मान किया जा चुका है। पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल के संरक्षण में उन्हें डेमियर्जर्स पीस इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। मौलाना वहीदुद्दीन ने कुरान का अंग्रेजी में आसान अनुवाद किया और कुरान पर टिप्पणी भी लिखी है। वो बड़े इस्लामी विद्वानों में गिने जाते थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी है।